हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर। अब तक जो हमने किया वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी को लेकर किया है। आज हम माइग्रेशन ज्योग्राफी के ऊपर बात करते हैं कि माइग्रेशन ज्योग्राफी क्या होती है। सबसे पहले जो माइग्रेशन है उसका मीनिंग ही जान लेते हैं। माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है, माइग्रेशन के कितने प्रकार की माइग्रेशन आप लोगों ने अब तक पढ़े हैं। माइग्रेशन बहुत प्रकार का होता है वैसे तो, लेकिन एक जो कॉमन वे बताया जाता है माइग्रेशन का, वो एक इकोनॉमिक फैक्टर बताया जाता है, एक परमानेंट बताया जाता है, या टेम्परेरी रूप से अगर आपने माइग्रेशन किया है वो बताया जाता है। यानी टाइम के बेसिस पर माइग्रेशन होता है, डिस्टेंस के बेसिस पर माइग्रेशन होता है, या फिर मोटिवेशन के बेसिस पर माइग्रेशन आपको दिखाई देता है। ये तीन बेसिस पर आपको जो माइग्रेशन है वो दिखाई देता है। सबसे पहला जो माइग्रेशन है वो हम मोटिवेशन वाला देख लेते हैं कि मोटिवेशन के बेसिस पर माइग्रेशन क्या होता है। अगर मोटिवेशन के बेसिस पर हम देखें तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है इकोनॉमिक, और जो दूसरा है वो सोशल। अब इकोनॉमिक जो माइग्रेशन है, इमिग्रेशन, आपका मतलब है कि इमिग्रेशन और माइग्रेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इमिग्रेशन होता है विदाउट एनी लॉ। अगर आप कहीं पर ट्रांसफर करते हो, यानी कहीं आप ट्रेवल करते हो, अब आप यूएस, इंडिया से यूएस जा रहे हो डोंकी मारकर, जिसको आप डोंकी रूट कहा जाता है, वो इमिग्रेशन है। यानी बाहर से लोग धक्के से आ रहे हैं, हमने नहीं बुलाया। और जो माइग्रेशन है उसमें प्रॉपर रूल्स फॉलो होते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो माइग्रेशन है वो तीन प्रकार का है, यानी तीन बेसिस पर हम माइग्रेशन को माप सकते हैं। सबसे पहले तो माइग्रेशन मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन, और मोटिवेशन में भी इकोनॉमिक और दूसरा है सोशल। अब इकोनॉमिक कैसे, जैसे अब हम दिल्ली को लेते हैं। दिल्ली एक हब बन चुका है माइग्रेशन के लिए। दिल्ली के अंदर लगभग 3.6 करोड़ पॉपुलेशन रहती है, और दिल्ली की जो एरिया है वो बहुत कम है। तो क्या है इसका कारण, उसके पीछे कारण है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इन सब को लेकर जो डेवलपमेंट हुई है, इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट हुई है, दिल्ली की डेवलपमेंट हुई है। इमिग्रेशन ये सिर्फ और सिर्फ एक वे बताता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो प्रॉपर रूट्स है। जो आपने बताया, जो आप पूछ रहे हो, ये एक रूट्स के बारे में बताता है, लॉ है किस्म से। बस ये अगर कुछ और है तो आप मुझे बता दीजिए, ताकि एक बार वो वेरीफाइड हो जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूं। दिल्ली एक इकोनॉमिक हब बन चुका है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हम दिल्ली जाकर पैसा कमाएं। तो उसके पीछे जो कारण बनता है वो इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक अट्रैक्ट कर रही है किसी एरिया को लेकर, तो वहां उस प्रॉपर वे को माइग्रेशन बोला जाता है, कि आपने एक जगह छोड़कर दूसरे जगह पर जाने का सोचा। देन दूसरा जो फैक्टर है मोटिवेशन के अंदर ही सोशल। अब सोशल कैसे, एक चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कास्टिज्म, रिलीजन, जो रिलीजन के बेसिस पर जो प्रताड़नाएं होती हैं, तो उसको भी आप माइग्रेशन के रूप में देख सकते हो। लेकिन कई बार क्या होती है कि जो सोशल वर्क्स है, जैसे एजुकेशन है, तो वो भी एक सोशल वर्क है, हेल्थ है, वो भी एक सोशल है, क्योंकि आप अपनी एजुकेशन और हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप वहां उस पर्टिकुलर एरिया से माइग्रेट हो रहे। और माइग्रेशन समझाना इसलिए जरूरी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि माइग्रेशन का जो टॉपिक है वो आपको जो रूल्स है और थ्योरीज है उसके बेसिस पे कम पूछा जाता है, लेकिन उसका जो इंप्लीमेंटेशन मेथड्स है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने वो चीज आपको समझाने का एक निर्णय लिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट है तो मुझे बता दीजिए, जो आपका पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी जाएगी। हम बात कर रहे थे मोटिवेशन के बेसिस पर माइग्रेशन की। अब जो दूसरा माइग्रेशन है वो डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे, एक दूर जाना चाहते हो या फिर नजदीक रहना चाहते हो, तो वो माइग्रेशन है। डिस्टेंस के बेसिस पर कैसे, जब डिस्टेंस के बेसिस पर हम माइग्रेशन को देखते हैं, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस पर माइग्रेशन, यानी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, उसको आप शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन बोल सकते हो। एक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, इंडिया से आप यूएस के अंदर शिफ्ट हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक फैक्टर बनता है, जब आप अर्बन टू अर्बन जाते हो। अब मैं आपको यहां एक एग्जांपल देता हूं,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के चक्कर में अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली नोएडा के अंदर जॉब कर रहे हो और आपकी जॉब लग गई बेंगलुरु या हैदराबाद, तो आप बेंगलुरु और हैदराबाद की तरफ शिफ्ट हो जाते हो। तो ये भी एक टाइप का माइग्रेशन है जो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन कहलाता है। सबसे ज्यादा माइग्रेशन आपको कहां देखने को मिलता है, ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। जब तक सभी मिलकर इस क्लास को इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप साथ के साथ पूछते रहिए उसको, और वो आपका जो डाउट है वो भी सोल्व हो जाएगा। जो दो टाइप का माइग्रेशन मैं आपको बता चुका हूं, एक डिस्टेंस और एक मोटिवेशन। तीसरा जो टाइप है वो है इकोनॉमिक, सॉरी टाइम। टाइम के बेसिस पर माइग्रेशन होता है। किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर आप टेम्परेरी रूप से जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर आप परमानेंट लोकेशन के लिए जा रहे हो, हम परमानेंट वहीं रहेंगे। कनाडा एंड यूएस, कनाडा एंड यूएस माइग्रेशन के लिए कह रहे हो। अगर हम कनाडा और यूएस को बोले तो जो दोनों के अंदर माइग्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, और वो बाहर का माइग्रेशन ज्यादा है। वहां उस पर्टिकुलर लोकेशन से वहां कोई नहीं जाना चाहता। ठीक है, टाइम टेम्पररी बेसिस पर हम जो माइग्रेशन देख रहे थे, अब कोई रूरल एरिया से दिल्ली के गया और वो भी पर्टिकुलर जॉब या फिर एजुकेशन के लिए, तो वो एक टेम्पररी माइग्रेशन है। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन सबसे ज्यादा है। जो छोटे शहर हैं, जैसे हम मानते हैं कि जैसे रोहतक है, रोहतक से माइग्रेशन करके लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ रहना पसंद करते हैं। जो लोग रोहतक से दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली वाले चंडीगढ़ जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो माइग्रेशन है वो बना रहता है। तो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था मैं आपको बता रहा, जॉब और एजुकेशन के चक्कर में अगर आप कहीं पर माइग्रेट कर रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर माइग्रेट कर रहे हो तो वो एक टेम्पररी माइग्रेशन कहलाएगा। अदरवाइज अगर आप परमानेंट माइग्रेशन कर रहे हो, यानी परमानेंट माइग्रेशन कैसे होता है, आपकी एक ज्वाइंट फैमिली और ज्वाइंट फैमिली से एक परिवार, यानी उस ज्वाइंट फैमिली से निकलकर एक परिवार किसी पर्टिकुलर अर्बन एरिया के अंदर रहने लगता है और वो परमानेंट वहीं शिफ्ट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है परमानेंट माइग्रेशन। एक क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन मेल या फीमेल किसमें देखा जाता है? अगर आपने ये क्वेश्चन आपको बता दिया, रूरल टू बिकॉज ऑफ मैरिज, रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन होता है ना, उसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर होता है। रूरल टू रूरल माइग्रेशन में सबसे ज्यादा जो फीमेल्स हैं वो माइग्रेट करती हैं उसके बिकॉज ऑफ मैरिज, और अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन के पीछे रीजन होता है इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक भी कौन सा? एजुकेशन, हेल्थ या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सभी के सभी होते हैं। लेकिन जब रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन होता है उसमें स्मॉल लेवल पर, छोटे लेवल पर माइग्रेशन होता है। नहीं, ओवरऑल तो मेल होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन मेल का होता है। लेकिन अगर आप रूरल टू रूरल माइग्रेशन की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा फीमेल का माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ मैरिज। आप कंसेप्ट को एक अच्छे से समझिए। लोकल एरिया में फैमिली, तो लोकल एरिया में जो फैमिली आप बोल रहे हो जगन प्रताप जी, वो है रूरल टू रूरल ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। अब आई थिंक जो माइग्रेशन का जो टॉपिक है वो यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा कि माइग्रेशन क्यों हुआ। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूं। अब सबसे पहले आप मुझे यह बता दीजिए कि जो माइग्रेशन है उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? रिजल्ट्स ऑफ माइग्रेशन कहां कहां चेंज आपको देखने को मिलते हैं? जब मैं आपको माल्थूस की थ्योरी करवा रहा था तो वहां मैंने आपको दो बातें बताई थी। जो सबसे पहली तो बात थी, माल्थूस की जो थ्योरी मैंने आपको बताई थी, तो वहां मैंने आपको फूड और सेक्स, इन दोनों के बेसिस पर ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। लेकिन क्या माल्थूस की जो थ्योरी आई थी 1798 में, क्या इसके अंदर हमें माइग्रेशन देखने को मिला था? तो कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन है वो उसको नकारता है, माल्थूस की थ्योरी को नकार देता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि उसमें एक माइग्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो किसी भी एरिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है उसको चेंज करने में काम आता है। सबसे पहला कारण, जब हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ रहे थे तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में हमने दो इफेक्ट देखे थे, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी और जो दूसरा था वो लेबर क्लास की। क्या लेबर क्लास के अंदर हमें माइग्रेशन देखने को मिला? हमें तो वहां सिर्फ और सिर्फ जो फर्टिलिटी रेट है उसके अंदर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज ऑफ मोर हैंड्स एंड इनडायरेक्ट वेज में इनकम। अगर इनकम को बढ़ाना है तो हमें फर्टिलिटी रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो वहां भी जब कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ रहे थे तो माइग्रेशन का कोई रोल नहीं था। तो यहां भी जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं नकार देती है। अब रीजन, अगर जो लेबर की डिमांड है किसी एरिया में जो लेबर है वो कम है, तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल सोसाइटी है वो अपनी इंडस्ट्री भी चेंज करती है, इंडस्ट्री भी चेंज कर लेती है। दूसरा, लेबर क्लास को जब लेकर हम काम करते हैं तो लेबर क्लास खुद भी तो अपने आप को माइग्रेट कर लेती है। तो इसका मतलब जो माल्थूस की थ्योरी है और कार्ल मार्क्स की थ्योरी है वो दोनों के दोनों जो थ्योरी है वो माइग्रेशन उसको नकार देता है कि हाँ मेरी रिक्वायरमेंट है। जब आप वेबर का कंसेप्ट पढ़ोगे, वेबर इंडस्ट्रियल मॉडल, तो उस वेबर इंडस्ट्रियल मॉडल में आपको एक लेबर का एक पर्टिकुलर अलग से सेक्शन बताया जाएगा कि जो लेबर क्लास है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो एग्लोमेरेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, एग्लोमेरेशन इफेक्ट के पीछे भी जो माइग्रेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी एरिया का अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड बिगाड़ना है, यानी उसको सही करना है या गलत करना है, तो उसमें माइग्रेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर डाउट है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं इसी प्रोसेस को। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड्स क्या होता है? मैं बार बार डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के ऊपर बात कर रहा हूं। डेमोग्राफिक डिविडेंड्स इसका मतलब होता है 15 से 59, कई जगह 15 से 64 लिखा मिलेगा, कई जगह 18 से 64 देखा मिलेगा। तो ये वो पर्टिकुलर एज स्ट्रक्चर है जहां जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं, या इसका मतलब यहां उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन जो सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है, सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड्स उसका मतलब क्या है? डिपेंडेंट क्लास। और डिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है? 0 से 15 और 64 अबव, ये दोनों जो क्लास होती है ये डिपेंडेंट क्लास होती है, यानी सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड क्लास होती है। और माइग्रेशन की वजह से ये भी चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर आप रूरल एरिया में बात करोगे तो रूरल एरिया में जो 15 to 64 जो पॉपुलेशन है, मोस्टली जो मेल है वो कहीं ना कहीं माइग्रेट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ जॉब या फिर इकोनॉमिक फैक्टर। ये सभी कारण मिलकर माइग्रेशन को एक अलग रूप देते हैं। माइग्रेशन की वजह से जो कल्चरल चेंज भी होते हैं। अब कल्चरल चेंज कैसे होते हैं? आपने म्यांमार का रीजन सुना होगा, जो म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर रहने लग जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जो रोहिंग्या मुस्लिम है वो आपको दिल्ली के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जहां हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा स्टूडियो है उस एरिया में भी रोहिंग्या मुस्लिम बहुत रहते हैं। तो आप एक बात देखिए, कहां म्यांमार और कहां दिल्ली, उस एरिया तक लोग आ चुके हैं। तो वहां का जो कल्चरल चेंज था, जैसे मान लीजिए जो माइग्रेशन हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन जाता है तो वहां का जो स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं खराब करने का जो कारण है वो माइग्रेशन भी है। मान लीजिए आप मुस्लिम एरिया में हो और वहां पर ज्यादा हिंदू आने लग रहा है, ज्यादा हिंदू रहने लग जाए, तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट करती थी किसी एरिया के अंदर, तो जो हिंदू आने के बाद वो कहीं ना कहीं जो डोमिनेशन था वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे जो कल्चरल चेंज होते हैं, रिलीजन चेंज होते हैं, कास्ट के ऊपर जो चेंज होते हैं, वो सारे के सारे माइग्रेशन की वजह से होते हैं, और माइग्रेशन उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जो एरिया, यानी आई थिंक वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, वेस्ट बंगाल के एरिया में आपको ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम एरिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, रीजन बिकॉज ऑफ बांग्लादेश और आसपास का लगता रीजन, वहां मुस्लिम एरिया जाता है, मुस्लिम डोमिनेशन। तो उसके पीछे जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो भी रोल प्ले करता है, क्योंकि माइग्रेशन से पॉलिटिकल जो फैक्टर है वो रोल प्ले इसलिए होता है क्योंकि कई बार जो लोग वहां से शिफ्ट होकर जो माइग्रेट होकर आते हैं, तो जो रूलिंग पार्टी है या फिर कोई अगेंस्ट वाली पार्टी है वो उन सबके जो आइडेंटिटी कार्ड्स है उस एरिया में बनवा देती है, तो उसका जो फायदा है वो इलेक्शन में देखने को मिलता है। तो सभी जितने भी कारण है वो सारे के सारे माइग्रेशन है। जब आपने इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट देखी होगी, जब 1971 और 72 में इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी थी, और उस इमरजेंसी में बहुत सारे जो मुस्लिम लोग थे बांग्लादेश से वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। उसके पीछे जो कारण था
बिल्कुल सही बात है। उसके पीछे जो कारण था, क्यों इंदिरा गांधी जो बांग्लादेश है उसको नया देश बनाना चाहती थी, क्योंकि जो माइग्रेशन है उसको रोक दिया जाए। अदरवाइज जो फैक्टर्स हैं, जैसे इंडिया का जो फैक्टर था वो फूड था। हम इतने लोगों को कहां से फूड प्रोवाइड करवाएंगे अगर सारा का सारा बांग्लादेश इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इस वजह से जो इंडिया है वो बांग्लादेश के सपोर्ट में आता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं वो माइग्रेशन की वजह से खराब भी हो जाते हैं और अच्छे भी हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, और नेगेटिव वे में भी करता है और पॉजिटिव वे में भी करता है। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का मतलब होता है डी और डी। डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का मतलब होता है वर्किंग पॉपुलेशन, जिसके पास ज्यादा एफिशिएंसी हो काम करने की, उसको बोला जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसकी जो एज सेक्टर है वो 15 to 64 है। और इकमोस जो होता है वो एक ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो आपको आई थिंक यूएस और कनाडा के अंदर देखने को मिलती है। आई थिंक यूएस और कनाडा, हाँ ग्रीनलैंड यूएस कनाडा बिल्कुल। बट अबाउट ये दोनों आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए, और डेमोग्राफिक डिविडेंड मैंने आपको बता दिया। देन अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइग्रेशन के ऊपर, लिटरेसी रेट। माइग्रेशन के ऊपर है लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस प्रकार से? अगर किसी एरिया में जो सेक्स रेशियो है उसको भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होगी तो सेक्स रेशियो बराबर होगा। जो अबॉर्शन रेट है उसको भी कम किया जा सकता है। लिटरेसी रेट से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होगा। पॉवर्टी जो है उसको भी कम करने का काम लिटरेसी कर सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपको माइग्रेशन को एक पर्टिकुलर वे में समझना है तो ये तो एक माइग्रेशन के इफेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। अब ये सारी की सारी चीजें जब तक आप रिलेट नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी चीज आप ऐसे मत पढ़िए कि बस काम चलाना है। जब तक आप उस पर्टिकुलर वे को इस प्रकार से नहीं समझोगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारी एफिशिएंसी निकले, तो वो आपको समझना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं कि लिटरेसी रेट क्या होता है। अगर आपको लिटरेसी रेट का नहीं पता तो हम बता देते हैं। पहले जो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए 100 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से लगभग 80 करोड़ लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, जिसको यानी जिसने एजुकेशन प्राप्त की है। तो लगभग 80% लिटरेसी रेट अगर पूरे एरिया में देखने को मिलता है। यानी जो 20% जो लोग हैं वो अनपढ़ है। ये तो रहा है कॉमन डेफिनेशन। लेकिन आप किसको बोलोगे कि जो बंदा है ये पढ़ा हुआ है? लिटरेसी रेट का मतलब कहीं बहुत जगह अलग अलग वे में लिखा हुआ है। सबसे पहला वे लिखा हुआ है, अगर कोई 7 साल और 7 साल से ऊपर का कोई बच्चा है, उसने एक किसी हिंदी लाइन या अंग्रेजी की जो लाइन है उसको सही सलामत पढ़ लिया, तो उसको आप लिटरेसी रेट यानी उसको पढ़ा लिखा मान सकते हो। लेकिन कई जगह लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी अपने नाम को बहुत अच्छे से पढ़ ले तो उसको भी आप पढ़ा लिखा मान सकते हो। तो ये होता है लिटरेसी रेट की डेफिनेशन। ठीक है। उसके बाद जो माइग्रेशन की वजह से कई बार आपको इफेक्टिव देखने को मिलती है, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम का एग्जांपल दे रहा था। रोहिंग्या मुस्लिम्स इंडिया आ रहे हैं, तो उसमें से मोस्टली जो है रोहिंग्या मुस्लिम से मोस्टली जो है वो आपको फीमेल अबाउट 64 या फिर 0 to 15 इस एज फैक्टर के मिलेंगे। और जो सारे के सारे जो अनपढ़ हैं लगभग 80% उसमें से अनपढ़ हैं, यानी उनका लिटरेसी लेवल बहुत लो है, जिसकी वजह से जो माइग्रेशन की वजह से लिटरेसी रेट है वो इफेक्टिव होता है। देन अगला है सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो क्या है? यानी 1000 मेल पर कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, वो होता है सेक्स रेशियो। अब इंडिया के अंदर रिपीट डेफिनेशन सर लिटरेसी रेट। देखो कुछ जगह लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो बहुत अलग है। कई जगह डेफिनेशन जो है लिटरेसी रेट की वो इस प्रकार से है, अगर कोई बच्चा 7 साल से अबव है अगर वो एक लाइन अपनी लोकल लैंग्वेज अपनी रीजनल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि उसको वो लाइन जो जोड़कर उसने पढ़ी है वो बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो उसको भी आप लिटरेट मान सकते हो, पढ़ा लिखा मान सकते हो। और कई जगह इस प्रकार लिखा हुआ है कि अगर आप किसी बच्चे को उसका नाम पढ़ने को बोलते हैं और उसने वो जो नाम है बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो उसको भी आप 7+, तो उसको भी आप एक लिटरेट व्यक्ति मान सकते हो। तो यानी और एक जगह लिखा हुआ है कि जो टॉफी होती है
जो आमतौर पर जो आपको देखने को मिलती है टॉफी, और उस टॉफी का जो रैपर है, अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर बच्चा उस टॉफी के रैपर को पढ़ लेता है तो उसको भी हम पढ़ा लिखा मान सकते हैं। ये सारी की सारी बातें यहां बता रखी। देन अब हम आगे चलते हैं लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो के बारे में। ये सारी हमने पढ़ ली। और इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? कोई बोलता है केरला, कोई तमिलनाडु, या फिर लद्दाख को, सॉरी लद्दाख कह रहा है, लक्षद्वीप, इन सब एरिया में जो लिटरेसी रेट है वो मैक्सिमम है। लेकिन जब हरियाणा में सेक्स रेशियो को लेकर बात होती है तो वहां सबसे कम आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। रीजन? तो जबकि जो है एक स्कीम चलाई गई थी चाइल्ड को लेकर, गर्ल्स को लेकर, वो मुझे माइंड से स्किप हो गई, जो 22 जनवरी 2015 से शुरुआत की गई थी पानीपत के हरियाणा से। तो उस स्कीम्स के बावजूद भी हरियाणा का जो ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है वो डिक्रीज हुआ है। जो जिस स्टेट से पढ़ रहा है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ओवरऑल स्टेट्स का पता होना चाहिए कि किस एरिया में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, किस एरिया में सबसे कम सेक्स रेशियो है। ठीक है। अदरवाइज अगर आप स्टेट्स की तैयारी कर रहे हो, स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो वहां आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का आपको पता होना चाहिए। जैसे हरियाणा का कुछ और है, यूपी का कुछ और है, तो उस प्रकार से आपको पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी याद होने चाहिए। देन अब आगे चलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब क्या है? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब भैया, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? वही पर्टिकुलर सेक्शन जो हमने सेक्स रेशियो में पढ़ा है, लेकिन 0 से 6 साल के बीच का जो सेक्स रेशियो है उसको चाइल्ड सेक्स रेशियो बोला जा सकता है। अब ये तो हमने सारा पढ़ लिया। अब बात आती है कि एज स्ट्रक्चर, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्टिव देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। अब नेक्स्ट जो है उसके ऊपर बात करते हैं एज स्ट्रक्चर। क्या माइग्रेशन से एज जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होता है? एट प्रेजेंट इंडिया के पास नंबर 1 वर्किंग पॉपुलेशन है ओवरऑल द वर्ल्ड। तो क्या माइग्रेशन से ये चेंज होगा? जब तक आप सभी लोग मिलकर आंसर नहीं दोगे तो उस पूरे जो मैं ये जो थ्योरीज बता रहा हूं ये आपको समझ में आने वाली नहीं है, पहले मैं बता रहा हूं। अदरवाइज मैं इस पूरे सेक्शन को 10 या 15 मिनट में खत्म कर दूं, फिर आप मत बोलना कि मुझे समझ में नहीं आया, पहले बता रहा हूं। ठीक है, एज स्ट्रक्चर की वजह से जो माइग्रेशन है, सॉरी, वो एज स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट करता है। देन वर्कफोर्स मैं आपको बता चुका हूं। डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है वो इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। अब हम शुरुआत करते हैं जो माइग्रेशन की थ्योरीज है, और माइग्रेशन की जो थ्योरीज है वो कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं पॉपुलेशन से ही। और सबसे पहले जो थ्योरी है वो ली की थ्योरी है। ली एक बंदा था जो पुश और पुल की थ्योरी देता है, यानी कि इसने कुछ फैक्टर्स बताए जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कहीं पर आपको अट्रैक्शन देखने को मिलता है और कहीं आपको धक्के से वहां पर जाना पड़ता है, आपके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, तो वहां आपको पुश किया जाएगा, पुल किया जाएगा। कौन सा फैक्टर काम करेगा या हमें कमेंट में बता दीजिए। जब तक आप इस क्लास के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मैं थिंक ये कह सकता हूं कि पर्टिकुलर जो क्लास है वो समझ में कम आएगी। एक मिनट, जो मैं चीजें देखना चाहता हूं आपके लिए, ये कमेंट में बता दीजिए। लेकिन इन दोनों फैक्टर के बेसिस पर जो माइग्रेशन है वो चलता है, ये बात कही जाती है ली के द्वारा। और ली का जो फैक्टर है वो इस प्रकार ही पूछा जाएगा। भाई मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? हाँ, इनकम के बेसिस पर पुश, तो पुल किसे कहा जाएगा? पुल का मतलब अट्रैक्शन होता है, पुश का मतलब अट्रैक्शन होता है। जल्दी से ये बता दीजिए मुझे, पुश का मतलब अट्रैक्शन होता है या पुल का मतलब अट्रैक्शन होता है? अट्रैक्शन मतलब किसका होता है, पुश या पुल? अब आपको अंडरस्टैंडिंग पता लग जाएगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं।
जो अट्रैक्शन वर्ड है वो पुश के लिए होता है या पुल के लिए, तब हम आगे चलेंगे। पुल का मतलब अट्रैक्शन। अब एजुकेशन है, एजुकेशन हब है कोई, यानी दिल्ली मान लो एजुकेशन हब है, तो दिल्ली जो फैक्टर है वो ली के अनुसार पुश होना चाहिए या पुल होना चाहिए, कमेंट में जल्दी बता दीजिए, क्योंकि तब हमें यह पता लग जाएगा कि जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो आपको समझ में आया है नहीं आया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट हमारी थ्योरी जो होगी वो लेविस रेंस की थ्योरी होगी। लेविस रेंस क्या कहता है? रूलर टू, सर आपके पास लेट मैसेज बिकॉज ऑफ डिलीवरेंस। क्या होता है कि जहां से मैं आपको स्टूडियो से पढ़ा रहा हूं वही बात कैमरा में रिकॉर्ड होती है। जब कैमरा से वो पर्टिकुलर सेक्शन के पास जाता है तो लगभग उस पर्टिकुलर जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, उसमें 1 मिनट का समय लगता है। इस वजह से जो ये गैप है ये बना रहता है। बिल्कुल सही बात है, दिल्ली से पुल सेक्टर, और पुल इसलिए है क्योंकि अगर एजुकेशन है वो उसको अट्रैक्ट कर रही है कि मुझे वहां जाकर पढ़ना है, तो वो माइग्रेशन तो हुआ लेकिन उसको अट्रैक्शन से लाया गया है। धक्के से जाना इकोनॉमिक फैक्टर बनता है, सोशल फैक्टर बनता है। सोशल फैक्टर में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो पुश का फैक्टर बनता है? बिल्कुल सही बात है। तो इसी प्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पुल फैक्टर है, सॉरी पुश फैक्टर है, उसमें सोशल जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर होगा जो सोशल की तरह काम करेगा? क्या उसमें कास्ट काम करेगा? क्या रिलीजन काम करेगा? या फिर जो मैरिजेस है वो पुश में आएंगे या पुल में आएंगे? इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी तब तक आपको समझ में नहीं आने वाली जब तक आप उस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं समझोगे। अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत जरूरी है। उस पर्टिकुलर वे और पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग जब तक आप नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं आप मार खा जाओगे। ज्योग्राफी बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर किसी बच्चे ने नेट की तैयारी करनी है तो मैं ये कहता हूं कि बस आप क्लास को याद कर लीजिए, जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है उससे बाहर आपको नेट का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 60 से 65 क्वेश्चन आप लीजिए नेट का जो पेपर 2 है, और 25 से 30 क्वेश्चन वहां लीजिए, आपका हो जाएगा। कौन सा रिलीजन फैक्टर काम करेगा, तो सोशल फैक्टर काम करेगा कि जिससे पुश का फैक्टर काम आए? जल्दी आप बता दीजिए, क्योंकि आज माइग्रेशन हमें कंप्लीट करना है, उसमें चाहे कितना भी समय लग जाए। लेविस रेंस की थ्योरी जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को दिखलाती है, और इसके पीछे जो कारण होता है लेबर क्लास, जो लेबर क्लास है रूरल टू अर्बन माइग्रेट करती है, इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है उसको कहा जाता है लेविस रेंस की थ्योरी। कौन सा सोशल फैक्टर है जो पुश का काम करता है? मैंने ये पूछा आपसे, सभी लोग आंसर दीजिए ताकि वो चीजें कंफर्म हो जाए। उसका था जिप्स रूल। कौन सा फैक्टर है भाई? सभी लोग आंसर दीजिए। अब लेविस रेंस की थ्योरी मैंने आपको बताई जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन पर बात करती है, और जो लेबर क्लास है वो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, क्योंकि लेबर क्लास ही ज्यादातर आपको रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में आपको दिखाई देती है। देन उसके बाद जो थ्योरी है वो जिप्स रूल की थ्योरी, इंप्लॉयमेंट। सोशल फैक्टर में इंप्लॉयमेंट नहीं आता, सोशल फैक्टर में आपको ज्यादातर कास्ट, रिलीजन, ये सब आते। जो आपने जो फैक्टर बताया इंप्लॉयमेंट, वो इकोनॉमिक फैक्टर है। फैक्टर्स का भी पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। देन जिप्स रूल, जो जिप्स रूल है वो डिस्टेंस के ऊपर बात करता है कि जितनी ज्यादा दूर होगा उतना कम माइग्रेशन होगा। बिल्कुल आता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि कास्ट और रिलीजन्स ये कहीं ना कहीं पुश का फैक्टर बनते हैं। जैसे दो धर्मों के बीच में लड़ाई हो तो एक सोचेगा कि यहां से चलो,
तो वो धक्के से वहां से जा गया है, उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट नहीं हुआ है। ऐसा ही रिलीजन में होता है। तो ये सोशल फैक्टर हैं। आपने कभी उस प्रकार की कंडीशंस नहीं देखी होंगी। जब आपने देखा होगा ना, कई बार दो धर्मों के बीच लड़ाई होती है, कम्युनिज्म जिसे कहा जाता है, कम्युनलिज्म। और इसके बीच जब दो लड़ाई होती है ना, तो ये जो कॉमन लोग हैं जो ना तो इसको सपोर्ट करते हैं ना इसको सपोर्ट करते हैं, तो ये जो लोग हैं ये यहां से शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं पढ़ना चाहते। उनको कोई मतलब नहीं है हमें क्या करना है, हमें अपना काम करना है, हमें अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी देखनी है, एजुकेशन देखना है, तो हम इस लड़ाई में क्यों बढ़े। तो ऐसे जो कॉमन जो लोग होते हैं वो कहीं वहां से निकलना चाहते हैं कि इनको लड़ना है, लड़ने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे यहां से निकलना है और मुझे अपने बच्चों के लिए आगे काम करना ताकि मैं भविष्य में कुछ कर पाऊं। तो ऐसे फैक्टर बनते हैं। देन आगे आगे जब हम चलेंगे इसके बाद, यस वही उसमें से कुछ जो कॉमन लोग होते हैं जो किसी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, वो सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, वो लोग पुश का फैक्टर बनते हैं माइग्रेशन में थ्योरी। अब मैंने आपको लेविस रेंस की थ्योरी बताई, जिप्स रूल बताया। जिप्स रूल क्या कहता है, माइग्रेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम माइग्रेशन। अब आपको देखोगे मुंबई से दिल्ली कोई नहीं आता, लेकिन मुंबई से पुणे, मुंबई से नेवी मुंबई, मुंबई से नासिक, ये आपको जितना भी अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, ये माइग्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली से मुंबई से दिल्ली माइग्रेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर जो माइग्रेशन है वो आपको नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बांधवगढ़, रोहतक, ऐसे सोनीपत, इस एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली से कोई प्रयागराज नहीं जाएगा माइग्रेट करके। यानी ये है जिप्स रूल, जो आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज, छोटी लैंग्वेज आपको समझाना जरूरी था। देन इसके बाद जोस्टेड का थ्योरी एक आती है। ये जो थ्योरी है ये कोस्टल थ्योरी कहलाती है। कोस्टल, इस थ्योरी का मतलब क्या है कि जो यूएस के लोग थे, यूएस इमिग्रेंट्स थे, उनके पास जैसे एक बार आपको दिखा देता हूं कैसे। ये रसिया है, ये अलास्का है। पहले क्या हुआ करता था, जो रशिया के लोग थे वो शिफ्ट तो यहां करते थे, लेकिन वो शिफ्ट इस रास्ते से नहीं करते थे, वो इस रास्ते से करते थे, बाय शिप या फिर जो बोट है उसके तरीके से करते थे, जिसको बोला जाता है जोस्टेड थ्योरी या फिर कोस्टल मेथड, कोस्टल माइग्रेशन थ्योरी, कोस्टल माइग्रेशन मॉडल। जो माइग्रेट जो लोग करते थे वो बाय सी करते थे, या फिर बाय सी के थ्रू माइग्रेट करते थे, ना कि इस एरिया से माइग्रेट करते थे। इसको बोला जाता है कोस्टल माइग्रेशन मॉडल या फिर कोस्टल माइग्रेशन थ्योरी, जो जोस्टेड ने दी थी। अब इसके बाद आता है रेमिस्टेंस के लॉ। रेमिस्टेंस ने माइग्रेशन के ऊपर कुछ लॉज दिए, और उन सब लॉज में सबसे पहला माइग्रेशन का लॉज आता है, वो इकोनॉमिक फैक्टर आता है, सोशल फैक्टर आता है, उसके पुश एंड पुल के कुछ फैक्टर्स आते हैं। तो ऐसे इस बंदे ने कुछ लॉज बनाए कि जिसके बेसिस पर जो माइग्रेशन है वो पॉसिबल हो सकता है। ये रेमिस्टेंस की थ्योरी। देखो मैं आपको बहुत सारी डिटेल बता सकता हूं, डिटेल बताने में कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन अगर मैं आपको डिटेल बताने लग जाऊं तो ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है, ये पूरा सेशन है 7 लॉज। हाँ, तो अब 7 लॉज को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस है वो आपने कहां सुना है, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सिर्फ जो लॉज है वो नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ आपको जो लॉज आपको एग्जाम में लिखने को आए, यानी जब मेंस का जो एग्जाम होगा उस मेंस के एग्जाम में आपको लिखने के आ सकते हैं, अदरवाइज आपको रेजिस्टेंस के जो लॉज है वो कभी नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद शोफर, इस बंदे का आपने जो माइग्रेशन है वो कहां पड़ा है, आप देख भी लेते हैं इसका।
एक नाम आपने सुना होगा शोफर्स में, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी, यही नाम इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मैं पहले कहीं करवा चुका हूं। आप जल्दी से ये बता दीजिए, अगर आपने पिछली जो लास्ट क्लासेस है वो देखी होंगी तो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मैंने जो वर्ड है वो पहले बताया है, और कहां बताया ये आप जल्दी बता दीजिए। अदरवाइज इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी ये जो लॉस है आपसे नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि जब मैंने करवाया है तो आपको पता होना चाहिए। मैंने इतने सारे लॉस आपके लिए करवाए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपसे कहां पूछा गया है। और इसके साथ साथ कंपेरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, ये 3 वर्ड मैंने आपको करवाए हैं। और किसके मॉडल में करवाए हैं जल्दी आप बता दीजिए। देखो ये तो आपने बता दिया, इसका वर्ड तो बता दिया। ये वर्ड आपने सुना कहां है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी से पहले इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी आपने कहां सुना है? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक आप इसका नहीं पता लगेगा तो आपको कैसे मिलेगा? मीनिंग मुझे पता है, मीनिंग आपको भी पता है, लेकिन मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वर्ड आपने कहां सुना है ये डिपेंड करता है कि आपने पीछे का रिवीजन किया है या नहीं किया। बात तो रिवीजन की है। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी बहुत सही है। आप रास्ते से जा रहे हो, जो मैंने आपसे जिप्स रूल बता देना, उसमें डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिप्स रूल कहता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उसके हिसाब से माइग्रेशन होगा, लेकिन इसके अंदर जो स्टॉपर है वो ये कहता है कि माइग्रेशन तो होगा, लेकिन बीच में जो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी है वो आपने जो वर्ड है वो कहां पढ़ा है? बात सही है, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब बीच रास्ते में जॉब, लेकिन जो बीच रास्ते में जो जॉब्स मिली है ये वर्ड आपने कहां देखा है? गलत बात। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सॉरी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के अंदर एडवर्ड उलेमान का कंसेप्ट मैं आपको करवा था, वही एडवर्ड उलेमान जो फादर ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी कहलाता है। भाई बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखो मैं आपसे इतनी सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं और आप रिजल्ट देते हो कि नहीं, गलत बातें। फिर आप कहते हो कि हमारा जो नेट का एग्जाम रहता है रह गया, हमारा ये रह गया वो रह गया, बिकॉज ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन इज की टू सक्सेस। रिवीजन एकमात्र ऐसा स्रोत था आपके लिए जो आपको उस पार ले जा सकता है, उस नदी पार ले जा सकता है जहां आपको सफलता मिलने वाली है। यार मुझे कैसे याद रहेंगे फिर? एक बात बताओ, आपने तो बोला कि सर नाम याद नहीं कर रहा, तो आपने रिवीजन नहीं किया, इसका मतलब मैं अब तक जितना भी सिलेबस करवाया है उसके उस पूरे सिलेबस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 पेज होने चाहिए, और 10 पेज के अंदर सारी चीज होगी। तो फिर भी आप नहीं करोगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आर्डोर एडुलेन क्या कर सकता है? आर्डोर एडुलेन रिवाइजन करवा सकता है। रिवीजन क्लास दोबारा से ले आएंगे। कल मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी की रिवीजन क्लास डाली, इस बच्चे ने पूरी देखी। उससे पहले मैंने जो ज्योग्राफिकल थॉट्स की जो क्लास थी 5 घंटे की, उसमें सारे के सारे ज्योग्राफिकल थॉट्स मैंने करवाए, वो किसने देखा? ये चीजें देखने की है और आपको देखनी थी। नेक्स्ट जो संडे है उसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी डालेंगे। देखो दिस इज नॉट फेयर। अगर आप क्लास के अंदर अटेंटिव नहीं होगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। फिर लास्ट जो एंड रिजल्ट होगा तो वहां आपकी संख्याएं बनी रहेंगी कि आएगा या नहीं आएगा। अगर आप कंफर्म हो किसी चीज को लेकर तो आपका जो रिजल्ट है वो आपके ही अकॉर्डिंग आएगा, उस रिजल्ट को कोई बदलने वाला नहीं। अगर आप ऐसे ही किस्मत के भरोसे बैठे हो तो नहीं होने वाला, मैं कंफर्म कह रहा हूं कि वो नहीं होगा। फिर अगला है जेलेंस्की। जैसे हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पढ़ा था, तो इसी प्रकार जो जेलेंस्की है, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की नहीं है, ये बहुत पहले का जेलेंस्की है। भाई आप देखोगे बात सही है, लेकिन आप उस चीज को देखो ना कि हम कितनी सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और आपका जो एंड रिजल्ट है वो 0 है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा 10 दिन पहले की क्लास से, क्वेश्चन पूछा वो आपका साफ है।
जिस बंदे ने नाम दिया उसने इकोनॉमिक ज्योग्राफी का नाम ले दिया, गलत बात है। रिवीजन नहीं करोगे तो एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा, कंफर्म है, 100% कंफर्म है, रिजल्ट नहीं मिलने वाला जब तक रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है। जेलेंस्की जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है उसका मिलता जुलता ही एक रूप है। जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल होकर एकदम से बढ़ती है, फिर उसकी स्पीड घटती है, देन पॉपुलेशन दोबारा से स्टेबल हो जाती है, और कुछ रीजन के बाद जो पॉपुलेशन है वो डाउन आना शुरू हो जाती है। यही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की तरह जेलेंस्की ने भी अपना एक मॉडल दिया, और उस मॉडल में क्या बताया कि पहले तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, उसके बाद ऐसा माइग्रेशन की थ्योरी आएगी कि जो रूरल टू रूरल माइग्रेशन था वो रूरल टू अर्बन हो जाएगा, अर्बन टू अर्बन हमें देखने को मिलेगा, छोटी सिटी से बड़ी सिटी में जाने को देखने को मिलेंगे लोग। देन लास्ट फिर उसके बाद छोटे शहर से आपको फिर कंट्री चेंज होती हुई दिखाई देगी। यानी जो जेलेंस्की का जो मॉडल है उसमें हमें चार कंसेप्ट देखने को मिलते हैं, जैसे हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में देखने को मिले थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो स्टेज है, स्टेज नंबर 1, वहां पर बहुत कम माइग्रेशन देखने को मिलता है। दूसरी स्टेज जिसको आप न्यू फ्रंटियर बोलते हो, तो एक नया फ्रंटियर उसमें खुलता हुआ दिखाई देता है, और उस नए फ्रंटियर में जब चीजें प्रोवाइड होती हैं, यानी जो माइग्रेशन हमें दिखाई देता है वो एक अलग लेवल का दिखता है, क्योंकि उसके अंदर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है। तो तीसरी जो स्टेज है उसके अंदर अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, एंड फोर्थ जो स्टेज है उसके अंदर जो कंट्री माइग्रेशन है वो हमें दिखाई देता है। और जो फोर्थ जो माइग्रेशन की जो थ्योरी है, जो फोर्थ जो कंसेप्ट था, उसके अंदर स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, जो फोर्थ जो स्टेज है इसके अंदर जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट डिक्रीज हुआ है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है। और अगर आपको बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो पॉपुलेशन डिक्रीजन की तरफ चलेगा। लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है। उसके जो पीछे जो रीजन है वो है माइग्रेशन, और माइग्रेशन जैसे ही उस एरिया में होता है तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रह जाती है। यह है जेलेंस्की का रूल। अब जेलेंस्की का रूल कब आया, ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए इन सभी का ईयर आप नोट डाउन कर लेना। जो नोट डाउन करेगा वो कमेंट में आंसर देगा। मैं पहले बता रहा हूं, कमेंट में आंसर जरूर देगा। सारे के सारे एक एक कमेंट इसका कहें कि जिप्स रूल कब आया, लेविस्टिस का कब आया, स्टोफर का कब आया, जेलेंस्की कब आया, सारे के सारे आप कमेंट करोगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। आज माइग्रेशन के जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे मैंने आपको करवाए। अब उसके बाद आता है एक्करमैन का कंसेप्ट। एक्करमैन का जो कंसेप्ट है वो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को जोड़कर बढ़ा जाता है। इस बंदे ने कहा कि जो रिसोर्सेज है वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो एक्करमैन का जो कंसेप्ट आपको दिखाई देता है। अब एक्करमैन का कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर किसी को माइग्रेशन की थ्योरी नहीं समझ में आई तो वो हमें बता सकता है, अदरवाइज हम एक्करमैन का जो कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। किसी का डाउट तो आप बताइए। अगर डाउट है तो उसको डाउट को सोल्व किया जाएगा, अदरवाइज ये लास्ट क्लास है पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ऊपर। कल हम आई थिंक क्वेश्चन करेंगे या फिर रीजनल ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। देखो, अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ओवरऑल जो सिलेबस है वो आपका लेट हो सकता है। अदरवाइज अगर हम कल सब्जेक्ट करेंगे, यानी हम रीजनल ज्योग्राफी को कल हम करेंगे, तो कल आपके दिन मतलब वो पूरा का पूरा देखो, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल जेलेंस्की को बोला जाता है। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल ये जेलेंस्की का था, जो कब आया, 1971 में आया। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हुआ करता था, जो थॉमसन का मॉडल था, जो बर्थ रेट और डेथ रेट पर बिलोंग करता है, उस मॉडल की एक कॉपी जेलेंस्की के द्वारा निकाली गई। और जेलेंस्की जैसे करवा देंगे जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करती है, तो जेलेंस्की का मॉडल था वो ये कहता है किसी भी एरिया के अंदर जो माइग्रेशन है वहां की पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकता है।
ये जो मतलब था ये था मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल जो जेलेंस्की ने दिया था 1971। पहली जो स्टेज है, स्टेज नंबर 1, तो वहां आपको जो बर्थ रेट और डेथ रेट वो हाई देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो आपको बहुत कम दिखाई देती है। तो मतलब यहां क्या होगा, रूरल टू रूरल माइग्रेशन दिखेगा, यानी अर्बन जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलेगा, ना मात्र इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन पर जो माइग्रेशन है वो बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत कम लोग माइग्रेट करते हैं रूरल टू रूरल में, एज पर मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। देन जो दूसरा है, दूसरी जो स्टेज है उसके अंदर हमें जो माइग्रेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ देखने को मिलता है, यानी अब जो लोग हैं वो रूरल टू अर्बन माइग्रेट होने लगे। अब लोग रूरल टू अर्बन एरिया में जाकर रहने लगे, वहां पर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, हेल्थ की अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वो सब देखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन है वो बढ़ जाता है। तीसरी जो स्टेज है, उस तीसरी स्टेज में हमें अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो जहां अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक फैक्टर, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी ये सब दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होता है। देन इसके बाद जो फोर्थ जो स्टेज है वो इसी प्रकार है, जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कंट्रोल हो जाती हैं तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाती है। तो यहां जो रोल है, जो पॉपुलेशन को स्टेबल करने का जो काम आता है वो माइग्रेशन आता है। यानी 4 स्टेज के अंदर जो कंट्री लेवल का जो माइग्रेशन है वो हमें दिखाई देता है। ये है मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल बाय जेलेंस्की। अगर आपको समझ में आया तो बताइए, अदरवाइज दोबारा इसको करवाते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा हम इसको पूरे को करवाएंगे।